Hello students, welcome to Learning Park English Classes. I am Dr. N.K. यादव। आज हम लोग इस वीडियो में डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने इम्पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों के भी जरूर शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी फायदा हो। आइए अब हम लोग डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में जानते हैं। ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? डेमोस्ट्रेटिव जो है वो डेमोस्ट्रेट से बना है। डेमोस्ट्रेट का मतलब होता है इंगित करना। इंगित करना का मतलब होता है इशारा करना। तो इसी से बना डेमोस्ट्रेटिव जो एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है संकेत वाचक और प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। तो संकेत वाचक सर्वनाम। अब हम लोग जानते हैं व्हाट इज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन यूज्ड टू demonstrate people or things it stands for। वैसे सर्वनाम जो नाउन के बदले में आकर इसे इंगित करने के लिए प्रयुक्त होता हो उसे संकेतवाचक सर्वनाम कहा जाता है। क्लियर? तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन देखिए, अ प्रोनाउन यूज्ड टू डेमोस्ट्रेट people or things it stands for। वैसे सर्वनाम जो संज्ञा के बदले में आकर इसे इंगित करने के लिए प्रयुक्त होता हो उसे संकेतवाचक सर्वनाम कहा जाता है। आइए एग्जांपल देखते हैं कौन कौन है इसमें। दिस, दैट, दीज, दो, एक्सेट्रा, ये सब डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। क्लियर? आइए अब हम लोग एक्सप्लेनेशंस ऑफ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस के बारे में जानेंगे, अर्थात संकेतवाचक सर्वनाम की व्याख्याएं पढ़ें। क्लियर? चलिए देखिए, ट्रिक है सिंगुलर प्लूरल इंडिकेशन। दिस सिंगुलर है, इसका अर्थ होता है यह। इसका प्लूरल होता है दीज, जिसका अर्थ होता है ये या ये सब। नियरनेस को बताता है। नियरनेस का मतलब होता है नजदीकी को बताता है। दैट सिंगुलर है, इसका अर्थ होता है वह। इसका प्लूरल तोज होता है। दैट का प्लूरल तोज होता है, जिसका अर्थ होता है वे या वे सब। और ये डिस्टेंस को बताता है, अर्थात दूरी को बताता है। क्लियर? समझिए, दिस नजदीक के सिंगुलर व्यक्ति या वस्तु को इंगित करने के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे यह मेरी कलम है, तो जब आप बोलते हैं कि यह मेरी कलम है, इससे पता चलता है कि आप उस कलम को छूकर बता रहे हैं, आपके काफी नजदीक में है। तो इसीलिए इसका होगा दिस इज माई पेन। अगर कहते हैं कि यह मेरी किताब है, यदि आप कहते हैं कि यह मेरी किताब है, इससे क्लियर होता है कि किताब बहुत ही नजदीक है। तो इसका होगा दिस इज माई बुक। क्लियर? दैट का प्रयोग दूर के, दैट का प्रयोग दूर के सिंगुलर व्यक्ति या वस्तु को इंगित करने के लिए होता है। दैट का प्रयोग दूर के सिंगुलर व्यक्ति या वस्तु को इंगित करने के लिए होता है। क्लियर? यदि आप कहते हैं कि वह मेरी कलम है, इसका मतलब है कि वो कलम आपसे दूरी पर है। क्लियर? आप उसको छू नहीं सकते हैं। क्लियर? तो इसलिए इसका बनेगा
दैट इज माई पेन। यदि आप कहते हैं कि वह मेरी किताब है, तो इससे क्लियर होता है कि जो किताब है वो आपसे दूरी पर है, आप उसे छू नहीं सकते। इसलिए इसका बनेगा दैट इज माई बुक, दैट इज माई बुक। क्लियर? अगला, दिस का प्रयोग परिचय कराने के लिए भी होता है। दिस का प्रयोग इंट्रोड्यूस कराने के लिए भी होता है। जैसे यह राम है मेरा दोस्त, तो ये परिचय करा रहे हैं, तो इसका बनेगा दिस इज राम माय फ्रेंड, दिस इज राम माय फ्रेंड। क्लियर? किसी भी व्यक्ति को आप किसी से परिचय कराते हैं तो परिचय कराने के लिए दिस का प्रयोग होता है। क्लियर? जैसे आप अपने दोस्त को लेकर के आए हैं और आपके पिताजी आपसे पूछते हैं कि बेटा ये कौन है, तो आप कहते हैं दिस इज प्रिया माय फ्रेंड, यह प्रिया है मेरी दोस्त। तो यहाँ पर दिस का प्रयोग परिचय कराने के लिए हुआ है। क्लियर? चल, अब आते हैं हम लोग, दिस का प्लूरल दीज होता है। तो दीज का प्रयोग नजदीक के प्लूरल व्यक्तियों या वस्तुओं को इंगित करने के लिए होता है। फिर से समझ, दीज का प्रयोग नजदीक के प्लूरल व्यक्तियों या वस्तुओं को इंगित करने के लिए होता है। जैसे आपके नजदीक में बहुत सारे कलमे हैं और आप किसी को कह रहे हैं कि ये सब मेरी कलमे हैं, तो क्या बनेगा? दीज आर माई पेन्स। आपके सामने बहुत सारी किताबें हैं और कोई आकर आपसे पूछता है ये सब किसकी किताबें हैं, तो आप जवाब देते हैं कि ये सब मेरी किताबें हैं। इसका बनेगा दीज आर माई बुक्स, क्योंकि इससे क्लियर होता है कि जो किताबें हैं वो आपके काफी नजदीक हैं। क्लियर? अब हम लोग दोज का प्रयोग देखते हैं। दोज का प्रयोग दूर के प्लूरल व्यक्तियों या वस्तुओं को इंगित करने के लिए होता है। फिर से समझिए, दोज का प्रयोग दूर के प्लूरल व्यक्तियों या वस्तुओं को इंगित करने के लिए होता है। जैसे अगर कोई कहता है कि वे सब किसकी कुर्सियां हैं, वे सब किसकी कुर्सियां हैं, तो आप जवाब देते हैं कि वे सब मेरी कुर्सियां हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जो भी कुर्सियां हैं वो आपसे दूरी पर है। तो इसका बनेगा दोज आर माई चेयर्स, दोज आर माई चेयर्स। क्लियर? तो आपसे कोई पूछता है वे सब किसके बेंच हैं, यदि आपसे कोई पूछता है कि वे सब किसके बेंच हैं, तो आप जवाब देते हो कि वे सब मेरी बेंच। इससे क्लियर होता है, तो इससे क्लियर होता है कि वे सब जो बेंच है वो आपसे दूरी पर है। तो इसका बनेगा दोज आर माई बेंचेस। क्लियर? आइए अब हम लोग दूसरा ट्रिक जानते हैं। देखिए, यदि मूल वाक्य अर्थात मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट दिस या दैट हो, दिस या दैट हो, तो क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा वो इट होगा। यदि मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट दिस या दैट हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इनके बदले इट का प्रयोग होगा, यानी क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इट होता है।
यदि मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट दिस या दैट हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दिस या दैट के बदले इट होता है। क्या होता है? इट होता है। क्लियर? और इसका अर्थ होता है नाउ। जैसे यह मेरी किताब है ना, इसका क्या बनेगा? दिस इज माई बुक इजंट क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट किसको मानेंगे? क्लियर? वह मेरी कलम है ना, क्या बनेगा? दैट इज माई पेन इजंट क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट किसको मानेंगे? क्लियर? देखिए यहाँ इज और वाज के साथ नॉट नहीं लगा रहेगा, तो यहाँ इजंट या वजंट हो। क्लियर? परंतु यदि मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट दिस या दैट रहेगा और इज वाज के बाद नॉट लग रहेगा, तब क्वेश्चन टैग के वर्ब में इजंट या वजंट नहीं होगा, इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर? जैसे यह मेरी कलम नहीं है ना, तो यहां नहीं पहले लग गया, तो क्या बनेगा? दिस इज नॉट माई पेन इज इट। क्लियर? दिस इज नॉट माई पेन इज इट। अब यहाँ पर इजंट नहीं लगेगा। क्लियर? मूल वाक्य यदि मेन सेंटेंस अर्थात मूल वाक्य का सब्जेक्ट दीज या दोज हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दीज या दोज के बदले दे को माना जाता है। किसको माना जाता है? दे को माना जाता है। क्लियर? दीज आर माई बुक्स आर these। क्या ये सही है? क्या ये सही है? बताइए। गलत कहाँ गलत है भाई? तो यहाँ दीज, ये दीज नहीं होगा। मेन सेंटेंस अर्थात मूल वाक्य का सब्जेक्ट दीज है, तो मूल वाक्य का सब्जेक्ट दीज या दोज रहता है, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दीज या दोज नहीं बल्कि दे होता है। क्लियर? गलत हो गया। क्लियर? अब देखिए यदि आर और वर के बाद नोट लगा रही है, तब यहाँ आर या वर के साथ एंटी नहीं लगेगा, तब क्या हो जाएगा? देखिए देखिए दीज आर नॉट माई बुक्स। अब यहाँ आर के साथ नोट लग गया है। क्लियर? इसलिए यहाँ पर आर नहीं होगा, सिर्फ आर होगा। क्या होगा? आर। और मेन सेंटेंस अर्थात मूल वाक्य का सब्जेक्ट दीज है, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट दीज होगा। क्लियर? एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे याद रखना चाहिए। दिस एवं दैट का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन अर्थात अगणनीय संज्ञा को इंगित करने के लिए भी होता है। फिर से समझिए,
दिस एवं दैट का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन अर्थात अगणनीय संज्ञा को इंगित करने के लिए भी होता है, परंतु दीज या दोज का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन अर्थात अगणनीय संज्ञा को इंगित करने के लिए कभी नहीं होता है। परंतु दीज या दोज का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन अर्थात अगणनीय संज्ञा को इंगित करने के लिए कभी नहीं होता है। क्लियर? इसे याद रखना पड़ेगा। जैसे देखिए, दिस इज माई मिल्क। अगर कहते हैं दीज आर माई मिल्क्स तो ये गलत हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि दीज का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन अर्थात अगणनीय संज्ञा को इंगित करने के लिए नहीं होता। क्लियर? तो ये गलत हो गया। दिस एवं दैट का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन अर्थात अगणनीय संज्ञा को इंगित करने के लिए होता है, इसलिए ये करेक्ट। यह मेरा दूध है। क्लियर? आइए अब हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। रेसिप्रोकल का मतलब होता है पारस्परिक, आपस, आपसी। तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है पारस्परिक, आपसी। क्लियर? तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब होता है पारस्परिक बोधक सर्वनाम। ऐसा सर्वनाम जो आपसी संबंध को अर्थात पारस्परिक संबंध को बताता हो उसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन अर्थात पारस्परिक बोधक सर्वनाम कहा जाता है। क्लियर? आइए देखते हैं। Reciprocal pronouns are used to express reciprocal relationship. पारस्परिक बोधक सर्वनाम, पारस्परिक बोधक सर्वनाम पारस्परिक संबंध को बताने के लिए प्रयुक्त होता है। क्लियर? पारस्परिक बोधक सर्वनाम पारस्परिक संबंध को बताने के लिए प्रयुक्त होता है। क्लियर? ये एग्जाम्पल देखते हैं। क्लियर? आइए हम लोग एक्सप्लेनेशंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोनाउंस के बारे में पढ़ते हैं। आइए हम लोग ट्रिक देखते हैं। क्लियर? ईच अदर का प्रयोग टू पर्सन्स और थिंग। वन अनदर का प्रयोग फॉर मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स के लिए। देखिए, ईच अदर का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। क्लियर? Ram and Sita love अब देखिए
कितने व्यक्तियों का चर्च है? दो। तो दो के लिए किसका प्रयोग होता है? ईच अदर का। ईच अदर और वन अनदर में से यहाँ पर क्या होगा? ईच अदर। क्लियर? राम एंड सीता लव ईच अदर। राम एवं सीता एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्लियर? द बॉयज आर हेल्पिंग ब्लैंक इन द फील्ड। अब देखिए बॉयज, बॉयज से तो ये क्लियर नहीं हो रहा है कि दो है। बॉयज है तो बॉयज मतलब दो से अधिक होगा। जब ये दो रहता तो यहाँ स्पष्ट हो जाता कि द टू बॉयज, लेकिन दो तो है नहीं, टू तो है नहीं, तो बॉयज है, इसका मतलब बहुत सारे लड़के हैं। तो बहुत सारे यानी दो से अधिक हो गया। तो बॉयज दो से अधिक को बता रहा है। तो दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किसका प्रयोग होता है? वन अनदर का। तो द बॉयज आर हेल्पिंग वन अनदर इन द फील्ड। लड़के मैदान में एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। लड़के मैदान में एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। क्लियर? तो यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबाने से जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और अपने दोस्तों पर जरूर ध्यान दीजिए और दोस्तों को जरूर ये वीडियो सब शेयर कीजिए ताकि साथ आपके साथ आपके दोस्तों को भी ज्ञान मिलेगी, आपके दोस्त को भी फायदा होगा, जिससे दोस्तों का दुआ आपको लगेगा और आप आगे सफल होंगे। थैंक यू।